इनकम पर तो टैक्स लगता है ही, लेकिन साथ ही में आपको जो गिफ्ट मिलता है उस पर भी टैक्स लगता है। तो गिफ्ट्स पर कैसे टैक्स लगता है, कितना टैक्स लगता है और किन से आप गिफ्ट ले सकते हैं जो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, आज इसी सब पर मैं बात करने वाली हूँ मनी मास्टर क्लास में। आज मेरे साथ हैं पर्सनल फाइनेंस और इकोनॉमी के एक्सपर्ट शरद कोहली जी, जिनको हम टैक्स गुरु के नाम से तो जानते हैं ही। तो आज क्लैरिटी लेते हैं शरद जी से कि आपको जो गिफ्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स कैसे देना होता है। हाय शरद, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए। तो अब तक लगता था जो गिफ्ट है वो उसे क्यों हम मानते हैं कि इनकम है और उस पर टैक्स देना पड़ता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या सोच है इनकम टैक्स की कि आपको जो गिफ्ट मिलता है उस पर टैक्स देना पड़ता है? पहले तो प्रियंका, मनी नाइन के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, रीडर्स जो भी पोर्टल से जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा अभिनंदन और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, गिफ्ट एक ऐसी चीज है जिसका सचमुच के गिफ्ट तो होते ही हैं प्रियंका, पर इस प्रोविजन का पीछे मिसयूज बहुत हुआ कुछ सालों में। और मिसयूज ये होता था कि लोग अपनी इनकम ट्रांसफर करनी होती थी जब किसी को, या अपना टैक्स बचाना होता था, तो उसका थोड़ा थोड़ा टैक्स इवेजन का टच आ जाता था, फील आ जाता था। उसमें टैक्स बचाने के लिए किसी को अपना पैसा किसी को दे देते थे कि हमने गिफ्ट कर दिया तो भाई इसमें टैक्स बच जाएगा। तो इसको देखते हुए सरकार ने गिफ्ट से रिलेटेड ये इनकम टैक्स एक्ट में ही प्रोविजंस बनाए हुए हैं, जो कि अब पूरे सिस्टम को एयर टाइट रखते। छूट भी बहुत दी गई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सख्ती है, आप कुछ नहीं दे सकते किसी को, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। पर उसके लिए बहुत डिफाइंड रूल्स बनाए हुए हैं। तो अब रूल्स ऐसे हैं कि आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि लोग अभी भी नहीं करते, शायद परिवार के बीच में अभी भी होता होगा, क्योंकि अभी जैसे प्रोविजंस हैं, पर फिर भी काफी हद तक टैक्स इवेजन जो गिफ्ट से होती थी उस पर अब अंकुश लग गया। ओके, तो टैक्स लगता कैसे इस पे शरद? किस बात का ध्यान रखना होगा जब मुझे किसी से गिफ्ट मिले या फिर मैं किसी को गिफ्ट देने जाऊं, तो मुझे क्या ध्यान में रखना चाहिए? जी हाँ, देखिए, पहले तो ये देखिए कि आप गिफ्ट किसको दे रहे हैं और कितने का दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। ये दो तीन चीजें अगर ध्यान रखें तो समझ में सारा आ जाता है। महंगे, सस्ते, छोटे, बड़े, हर तरीके के गिफ्ट आते हैं। तो कुछ तो मेन जो प्रोविजन हमें देखना है इसमें प्रियंका, कि कुछ रिश्तेदार डिफाइन किए गए हैं गिफ्ट में, और वो 56(2) एक सेक्शन है उसमें डिफाइन किए हुए। अब हम अगर रिश्तेदारों की नाम ले प्रियंका के कौन से रिश्तेदार हैं, तो हम देखेंगे कि उसमें ज्यादातर सारे रिश्तेदार कवर हो जाते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, ये तो हो गए आपके इमीडिएट फैमिली, भाई बहन। अब यही नहीं, पत्नी के रिश्तेदार, साला सलज, भाभी भाई, जेठ जेठानी और ससुर भी, ये सब भी लंबी, मतलब जितने भी आपके मेन रिश्तेदार, जो आपके घर में अगर कोई फंक्शन हो और अपने आप कहिए कि हम अपने पूरे कुंडवे को, परिवार को बुलाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए वो लिस्ट और गिफ्ट टैक्स की लिस्ट एक बराबर ही होगी, क्योंकि उन सबको दिए गए गिफ्ट प्रियंका एग्जेम्प्ट हैं। और ये बड़ा अच्छा प्रोविजन दिया गया है, क्योंकि रिश्तेदारों में गिफ्ट को रोका नहीं, आप उनको जितना मर्जी दीजिए, कोई लिमिट नहीं है। पर यदि आप किसी स्ट्रेंजर से गिफ्ट ले रहे हैं, मतलब स्ट्रेंजर से मेरा मतलब है, स्ट्रेंजर तो खैर गिफ्ट नहीं देता। मुझे किसी ने ना 2 लाइन बोली है तो उसके तोहफे के ऊपर, प्रियंका, वो मुझे आपकी इस बात से याद आ गई कि तोहफे में मुझे तेरा वक्त पसंद है, पर आजकल महंगा तोहफा देता कौन है। तो ये किसी शायर ने लिखा, सबसे महंगा तोहफा तो किसी को वक्त देना होता है। पर फिर भी अगर आपका इन रिश्तेदारों के अलावा कोई आपको गिफ्ट देता है, इन रिश्तेदारों के अलावा, तो वो केवल और केवल 50,000 रुपए तक माफ होता है। उससे ज्यादा अगर आपने लिया तो उसके ऊपर फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जिस स्लैब में भी आप हैं उस स्लैब की दरों पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो शरद, मैं ये समझ रही हूँ कि जो क्लोज फैमिली मेंबर्स है जिसकी लिस्ट आपको इनकम टैक्स देता है, उनसे आप गिफ्ट लेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप दोस्तों से गिफ्ट ले रहे होंगे तो 50,000 की कैपिंग का ख्याल रखना है। क्या इस तरह की कैपिंग मैंने ठीक कहा शरद? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इस तरह की क्या कैपिंग अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जब गिफ्ट में मिलती है, तो उसमें किस तरह से इसको फॉलो किया जाता है? उससे वो गिफ्ट है उस पर किस तरह से टैक्स लगेगा? प्रोविजन प्रियंका लगभग सेम है, क्योंकि गिफ्ट आप कैश में दे रहे हैं।
इसको हम गिफ्ट इन काइंड बोलते हैं। गिफ्ट इन काइंड मतलब आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, बहुत बड़ी बात है वैसे तो प्रॉपर्टी गिफ्ट ना तो अपना कोई बहुत नजदीक का ही करेगा, पर अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट में आती है तो जो उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर, और वो रिश्तेदार से नहीं आ रही है, मतलब वो गिफ्ट आपको कोई दोस्त दे रहा है या कोई ऐसा दे रहा है जो आपके इस रिश्तेदारों के लिस्ट में नहीं है, तो फिर आपको उस पर बाकायदा टैक्स देना पड़ेगा। केवल 50,000 तक एग्जेम्पशन होगी, उससे ऊपर आपको बाकायदा टैक्स देना पड़ेगा जिस भी स्लैब में आप फॉल करते हैं। अच्छा शायद ये बताइए कि अगर कुल गिफ्ट जो है एक साल में मुझे 75,000 रुपए मिलते हैं, तो अब मैं 50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो 50,000 माइनस करके मुझे सिर्फ ये 25,000 अपनी इनकम में ऐड दिखा के टैक्स देना होगा, या पूरे 75,000 पर टैक्स देना होगा? नहीं, आप 25 से दे सकते, 50 तक के गिफ्ट आप एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकते हैं। वो अभी नियम थोड़े से हेर फेर होती है उसमें, वैसे तो पूरे में देना पड़ता है, पर जनरली मैंने देखा है लोग उसको डिवाइड करके, क्योंकि एक व्यक्ति से अगर आप साल में 50 से ज्यादा ले रहे हैं तो फिर आपको पूरे पर भी देना पड़ सकता है। पर वैसे जनरली मैंने देखा है लोग इसको अगर 50 से ऊपर जाता है तभी लेते हैं। और एक बात प्रियंका जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि शादी के मौके पर जो गिफ्ट आता है, जब शादी किसी की होती है, अभी हमने शादी का जिक्र किया, तो वो एक ऐसा मौका होता है जहां पर आपको गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता। मतलब शादी पे वो जो छोटे छोटे लिफाफे 2100, 5100, 1100, 11,000, बहुत नजदीक का हो 21,000 वगैरह भी आते हैं, कोई गोल्ड की चेन दे गया, उस शादी के मौके पर ये गिफ्ट एग्जेम्प्ट होते हैं। तो शादी एक जिंदगी में अगर कोई एक ही शादी कर रहा है तो वो उस समय गिफ्ट का फायदा उठाते हैं। ये ना प्रियंका, ये ना सोचे कि कोई शादी पे तो बार बार शादी की जाए और गिफ्ट लिए जाए, कोई इस तरीके से टैक्स प्लानिंग का आइडिया ना निकाले। ठीक है, चलिए, शादी में जो गिफ्ट मिलती है वो तोहफा आपको सरकार देती है कि उसपे कोई टैक्स नहीं, लेकिन पति पत्नी जब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, शरद, जो मुझे समझ में आता है कि इनकम टैक्स की सेक्शन 64 क्लबिंग प्रावधान जो है वो लग जाते हैं ना, या पति पत्नी को रिश्तेदार नहीं माना जाता है, कि उनके बीच में टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी अगर पति पत्नी को एक्सपेंसिव गिफ्ट दे या पत्नी पति को एक्सपेंसिव गिफ्ट दे? नहीं प्रियंका, पति पत्नी में भी जो गिफ्ट होते हैं, गिफ्ट तो एग्जेम्प्ट होता है। मतलब मान लीजिए पति ने पत्नी को 1,00,000 रुपए दिया, तो 1,00,000 रुपए जो गिफ्ट है उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, पर जो उससे होने वाली आमदनी होगी, जो उससे होने वाली इनकम होगी, वो फिर मान लीजिए पति ने पत्नी को दिया है तो पति साहब की इनकम में क्लब हो जाएगी, और पत्नी ने पति को दिया है तो उनकी इनकम में क्लब हो जाएगी, उससे होने वाली इनकम क्लब हो जाएगी। पर गिफ्ट पति पत्नी तो प्रियंका बहुत नजदीक की रिश्तेदारी मानी जाती है, तो वहां वो 56(2) में जरूर ही कवर होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि जो क्लबिंग प्रोविजन आपने कहा सेक्शन 64 में, वो ये 3-4 रिश्तों पे अप्लाई करता है। एक पति पत्नी पे अप्लाई करता है, एक ससुर और बहू पे अप्लाई करता है, और एक माइनर चाइल्ड को आप गिफ्ट देते हैं तो वहां पर अप्लाई करता है। ये 3 रिश्तेदारियां ऐसी है जहां पर ये क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करता है। तो फिर से मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूं, गिफ्ट देने पर टैक्स नहीं लगेगा, पर उससे होने वाली आमदनी सेक्शन 64 के अंतर्गत आ जाती है। और इसमें प्रियंका एक बात और भी है, उस आमदनी से जो आमदनी आ रही है वो क्लब नहीं होती है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको 1 करोड़ रुपया गिफ्ट किया, 1 करोड़ में आपने साल में 10 लाख कमाया, क्लब हो जाएगा। पर उस 10 लाख पे जो फिर इंटरेस्ट आएगा या फिर इनकम आएगी वो क्लब नहीं होगी। तो सिर्फ एक टियर तक क्लब होगी, सेकंड टियर फिर क्लब नहीं होगा। अच्छा शरण, बच्चों को कई बार गिफ्ट मिलते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, उनके बर्थडेज में भी वो लिफाफे भी आते हैं, रिश्तेदार देते हैं, तो वो उस पर किस तरह, क्या उस पर पेरेंट्स की कोई टैक्स की देनदारी बनेगी जब एक माइनर बच्चे को मिलता है? आपने क्लबिंग की तो बात बताई, पर उस पर टैक्स कैसे लगेगा? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बच्चों को तो जब तक वो 18 साल के नहीं होते हैं, वो माइनर बन जाते हैं, तो उनको जो भी गिफ्ट आए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दादा दादी खासकर नाना नानी ज्यादा गिफ्ट करते हैं। जब वो जो उनको गिफ्ट आते हैं, उस गिफ्ट की टोटल वैल्यू एग्जेम्प्ट तो है, मतलब उस पर टैक्स बच्चा जब ले रहा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर उस गिफ्ट से, मान लीजिए मैंने देखा जनरली बच्चों के गिफ्ट माता पिता जोड़ते रहते हैं, और जोड़ते जोड़ते कहीं बैंक में एफडी करा देते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे जो इनकम होगी प्रियंका, वो इनकम फिर माता पिता के हाथ में क्लब हो जाएगी, क्योंकि बच्चा तो अपनी रिटर्न फाइल कर नहीं सकता। आप जानते हैं कि माइनर रिटर्न नहीं फाइल करता है, उनके गार्डियन या उनके माता पिता में वो जाके इनकम जुड़ जाती है। पर दादा ने अगर पोता को गिफ्ट किया है तो इनकम क्लब होगी माता या पिता के नाम, दादा के नाम वो क्लब नहीं होगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ओके, अब अगर किसी को वसीयत के जरिए इनहेरिट करते हैं कुछ गिफ्ट,
इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर वो पैसे हो सकते हैं, उनके नाम कुछ पैसे कर दिए जाए, तो उस पर टैक्स की देनदारी क्या होगी? क्योंकि ये तो इन्होंने इनहेरिट किया, उन्हें वसीयत के जरिए मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत अगेन फिर बहुत अच्छी आपने बात उठाई। वसीयत के जरिए भी प्रियंका, या इनहेरिटेंस के जरिए अगर आपके पास प्रॉपर्टी, पैसा, ज्वेलरी कुछ भी आ रहा है, उस पर भी प्रियंका जिसके हाथ में वो आ रहा है उसको टैक्स नहीं लगेगा। तो वसीयत को गिफ्ट टैक्स के बाहर रखा गया है। तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन है, क्योंकि लेने वाले को जो देने वाला था वो तो चला गया, पर जिसके ऊपर आ रहा है उसको उस पर टैक्स नहीं, पर उससे होने वाली फिर वो उससे होने वाली जो इनकम होगी उस पर उसको टैक्स आगे भरना पड़ेगा। आपने ज्वेलरी की बात कही शरद, अब हम अभी बात करते हैं कि 50,000 रुपए तक की कैपिंग है, पर अगर कोई ज्वेलरी देता है, अपनी वाइफ को ज्वेलरी देता है, या फिर शादियों में भी जब ज्वेलरी मिलती है, तो वो है तो गिफ्ट ही। अब उस पर टैक्स की देनदारी कैसे निकाली जाएगी? उस पर उस अगर हम ज्वेलरी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस पर किस बात का ख्याल रखना होगा? जी हाँ, ज्वेलरी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ज्वेलरी की आड़ में आप गिफ्ट के प्रोविजंस को बाईपास नहीं कर सकते हैं। आपकी मूलभूत मैं जवाब दूं, कहने का अर्थ है आसान भाषा में कि अगर आपकी गिफ्ट मान लीजिए 1 लाख रुपए का कंगन गिफ्ट कर दिए किसी ने, या कोई अंगूठी या कोई बड़ी भारी चेन दे दी है, तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बोला ना, गिफ्ट कैश या काइंड। और प्रियंका, अगर हम प्रॉपर्टी की भी गिफ्ट लगा रहे थे तो ज्वेलरी पे तो लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल, ज्वेलरी के लिए वही नियम अप्लाई होंगे जो गिफ्ट के नियम, मतलब रिश्तेदारों से ली गई एग्जाम नहीं है, अगर आपने नॉन रिश्तेदार से ली है तो 50,000 तक लिमिट है, वही नियम ज्वेलरी। तो जो भी वैल्यू होगी ज्वेलरी की उस दिन पे, जिस दिन को गिफ्ट दिया है, गोल्ड की है, सिल्वर की है, डायमंड की है, उस दिन की वैल्यू के हिसाब से उस पर गिफ्ट टैक्स लगेगा। गिफ्ट टैक्स तो नहीं कहते, इनकम टैक्स ही कहते हैं। पहले किसी जमाने में गिफ्ट टैक्स होता था, आप जिस स्लैब में होंगे वहां जाके ऐड हो जाएगा। तो जो गिफ्ट रिसीव करता है उसकी जिम्मेदारी है ये टैक्स देना, जो जी देता हाँ, है बिल्कुल। उसकी कोई जी नहीं, जिम्मेदारी? देने वाले पे नहीं है, ये लेने वाले के ऊपर है। जो दे रहा है वो तो निश्चित होकर दे सकता है, पर लेने और प्रियंका स्वाभाविक भी है, बेचारा देने वाला एक तो खर्चा कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है, फायदा तो लेने वाले का हो रहा है, तो टैक्स भी कायदे से उसी को देना चाहिए ना, लॉजिकली भी आप देखें तो। अच्छा शरद, इस सेशन को मैं रैप करूं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे जहन में उठा था, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमने पिछले साल देखा था कि एक यूट्यूबर थे, उन्होंने एक जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं, उनके लिए पैसे इकट्ठा किए। बाबा का ढाबा बहुत मशहूर हुआ था, गौरव वासन ने पैसे इकट्ठा किए। गौरव ने पैसे इकट्ठा किए, लोगों से एक तरह से क्राउड फंडिंग ली, और ये पैसे वो बाबा को गिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा अगर हो कि हम चैरिटी के लिए पैसे रेज कर रहे हैं और गिफ्ट कर रहे हैं, तब उस पर टैक्स की देनदारी किस पर बनती है? देखिए, जब बाबा जी का ढाबा का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी निरंतर चर्चा में बने रहते हैं किसी न किसी खबर के लिए, पर वहां जब क्राउड फंडिंग के जरिए प्रियंका जब पैसा इकट्ठा किया गया, तो वो जिस भी शख्स ने, जिस भी somebody was being a good Samaritan I would say, तो अगर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया उस पर टैक्स नहीं है। ऐसे ही उन्होंने जब बाबा जी को जाके चैरिटेबल कॉज के लिए जब आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसमें प्रियंका अगर चैरिटी कर रहे हैं तो या तो आपको उसको एज ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन लेनी पड़ेगी। अगर आप एग्जेम्पशन नहीं ले रहे हैं और बहुत बड़ा अमाउंट आप किसी को दे रहे हैं, तो ये फिर आपका लिया हुआ आपने आगे पास ऑन कर दिया, तो जो एंड बेनिफिशियरी है कायदे से उस पर टैक्स बनता है। क्योंकि कोई चैरिटी को आपने इनकम टैक्स से मान्यता तो प्राप्त कराई नहीं, या तो आप मान्यता, एक सेक्शन 12A होता है प्रियंका, उसके अंतर्गत आप एज ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या कोई भी एक चैरिटेबल बॉडी, सोसाइटी, ट्रस्ट कुछ बना के आप उसको रजिस्टर करा दें। फिर उसमें जितने भी गिफ्ट आएंगे वो एग्जेम्प्ट माने जाएंगे। देने वाले को 80G की एग्जेम्पशन भी मिलने का चांस होता है। पर इस तरीके से आप लेते हैं, अब ये वन ऑफ केस है। अब जो चैरिटी में ये लेता पैसे, उसको टैक्स देने होंगे क्या? अगर मैं बेनिफिशियरी हूँ, मुझे कोई चैरिटी में दे रहा है पैसे, तो मुझे क्या टैक्स देना होगा? जी हाँ, अगर आप ये सिद्ध कर देते हैं कि मैंने बाबा जी के ढाबे के लिए ये लिया है, तो मेरे ऊपर शायद नहीं लगेगा, वो बाबा जी के ऊपर जाकर उसका लोड पड़ेगा। पर अगर आप ये नहीं प्रूव कर पाते, मान लीजिए आपने लिया 10 लाख, पास ऑन 5 लाख किया, तो फिर आपको टैक्स लग जाएगा। क्योंकि फिर ये प्रूव हो जाता है कि आपने चैरिटी के लिए सारा नहीं किया, आपने इसको कहीं और भी इस्तेमाल किया है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं प्रियंका, आपकी बात को मैं अगर संक्षेप में बताऊं और रैप अप करूं, कि ऐसे जितने भी लोग हैं क्राउड फंडिंग के जरिए किसी की मदद करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उनको डिस्करेज नहीं करते, बहुत ही नेक बात है, पर उनको एक छोटी सी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर करा लेना चाहिए, जिससे कभी भी उनके ऊपर उंगली ना उठाई जा सके। अब बाबा जी का केस था, गरीब थे, तो मेरे ख्याल, मुझे लग रहा है आयकर विभाग ने भी नजर नहीं डाली, पर अगर कानूनन तौर पे आप देखें तो वो टैक्सेबल बनता है।
तो फिर गिफ्ट लेने के पहले भी 100 बार सोचना होगा शायद, गिफ्ट लेने और देने के पहले, कि टैक्स नियम को आप कहीं इवेड नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए ये टैक्स लाया भी गया है। थैंक यू सो मच शरद कोहली, आपने वक्त निकाला मनी9 के लिए। तो अब जब अगली बार आपको गिफ्ट मिले जिसकी कीमत 50,000 से ज्यादा है और ऐसे शख्स से मिल रही हो जो आपके वो रिलेटिव नहीं है, तो ध्यान रहे कि इस पर आपको टैक्स देना होगा। देखते रहिए मनी9 इस तरह की काम की बात जानने के लिए। और हाँ, अगर इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।